So the first family of Marvel is back for their fourth live-action reiteration. But ironically, they are still taking their first steps. That's strange. अब साल था 2005 और वो भी क्या दिन थे। हम सब सेकेंड वर्ल्ड कप की राह देख रहे थे। बीजेपी ऑपोजिशन में हुआ करती थी और कैप्टन अमेरिका, आई मीन क्रिस एवंस, जॉनी स्टॉर्म हुआ करते थे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द फैंटास्टिक फोर। 2015 आया, रिबूट लाया, एंड द फॉक्स स्टूडियोज वर फाइनली एबल टू डिलीवर वन ऑफ द वर्स्ट कॉमिक बुक मूवीज एवर मेड। डायरेक्टर कुछ और चाहते थे और प्रोड्यूसर के इरादे कुछ और ही थे। बट वट एवर माइट बी द केस, इट्स अ ट्रेवेस्टी दैट मूवी एवर गॉट मेड। और इसी के साथ एक मिथक का जन्म हुआ, द कर्स ऑफ फैंटास्टिक फोर। बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और जब फाइनली डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियोज को बाय आउट किया तो सबको लगा दैट MCU माइट बी एबल टू रिवाइव दिस फ्रैंकेनस्टाइन ऑफ एन IP. So, how is it really? Well, simply put, the Fantastic Four first steps is really, and dare I say, fantastic. अब ये भी कोई सुपर हीरो ओरिजिन मूवी नहीं है, but still the movie starts off with a pretty concise video montage explaining everything that the Fantastic Four have been able to achieve ever since they came out into the limelight some 4 years back. अब ये सिर्फ इस दुनिया के रक्षक ही नहीं हैं बल्कि सेलिब्रिटीज भी हैं। स्पेस हो, अंडरग्राउंड हो या इवन यूनाइटेड नेशंस, कुछ भी इनकी पहुंच से दूर नहीं है। ये अक्सर आपको लेट नाइट टॉक शोज में शिरकत करते हुए मिल जाएंगे। इन पर कार्टून्स भी बनते हैं, न्यूज़पेपर हो, बिलबोर्ड्स हो, बस हर जगह यही छाए रहते हैं। एंड द पीपल एक्चुअली डू लव एंड रिस्पेक्ट देम। अब ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस लेवल ऑफ लव एंड रेवरेंस इवन एवेंजर्स को नहीं मिलता MCU में। पर अब इसी डिस्टिंक्शन की वजह से ये नॉर्मल दुनिया कम बल्कि यूटोपिया ज़्यादा लगता है। इस डिफरेंस को और बढ़ा देता है 1960s का सेटअप, जिस दौरान ये मूवी प्ले आउट कर रही है। यहाँ पे आपको मिलेंगी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक कार्स और वॉकिंग टॉकिंग रोबोट्स भी। इस मूवी को देख के मुझे द जेटसन्स की याद आई। अब जिन लोगों को ये रेफरेंस समझ नहीं आया, इट वॉज एन एनिमेटेड शो दैट एयर्ड ऑन कार्टून नेटवर्क बैक व्हेन कार्टून नेटवर्क यूज्ड टू बी ग्रेट। साथ ही में आपको 60s का वार्डरोब और आइकॉनिक हेयर स्टाइल्स भी देखने को मिलती है। All these combined helps in making this the most visually distinct Marvel movie ever. Now, this movie is directed by Matt Shakman, who was also behind the Disney Plus series WandaVision. And now the 60s vibe starts to make some sense. Plot की बात की जाए तो plot हद से ज़्यादा simple है, पर effective है. Simply put, Silver Surfer arrives and warns, Galactus is coming. Either hand over your child or prepare to die. That's it. एंड एक्चुअली दैट इज इनफ। वैसे ये कोई स्पॉइलर नहीं था, बिकॉज मार्वल ने खुद ही रिलीज ट्रेलर्स में और फुटेजेस में खुद ही सब कुछ रिवील कर दिया है। बट आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो बी वॉर्न्ड। अब कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रीड रिचर्ड्स इज अ डी फैक्टो लीडर ऑफ द फैंटास्टिक फोर। ही इज काम, इंटेलिजेंट, लॉजिकल एंड मेथोडिकल। ही इज द क्विंटेसेंशियल फादर फिगर हु ऑलवेज प्लान्स अहेड। पर अब यही इनका सबसे बड़ा फ्लॉ भी है, बिकॉज ये हर चीज़ को एक प्रॉब्लम के नज़रिए से देखते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। प्रेगनेंसी का पता चलने पर भी ही प्रेडिक्ट्स एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग एंड फिक्सेस देम बिफोर हैंड। इन शॉर्ट, ही लाइक्स टू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। इनमें चेंज तब आता है जब गैलेक्टस आता है और इनको अल्टीमेटम देता है, अगर अर्थ प्यारी है तो अपना बेटा दे दो। And being smart, he quickly realizes that this is not a problem that he can solve away easily with equations alone. And against all the logic in the world, वो गैलेक्टस का ऑफर ठुकरा देता है और अर्थ और अपने बेटे फ्रैंकलिन दोनों के लिए लड़ता है। सू स्ट्रॉन्ग। अब जब मैं इस कैरेक्टर के बारे में लिखने बैठा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर मैं इस कैरेक्टर के बारे में लिखूं क्या। बिकॉज ऑन वन हैंड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, ऑन द अदर she doesn't actively do anything except towards the end, and yet I know that she is important. So what is it? अब ये ना तो रीड की तरह टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस बना सकती है, ना ही जॉनी की तरह इंस्टेंटली सिल्वर सर्वर के पीछे पहुंच जाती है, और ना ही बेन की तरह सॉस बना सकती है।
ओके ओके ओके, ना ही बेन की तरह स्पेसक्राफ्ट बना सकती है और ना ही बेबीज डिलीवर करा सकती है। हैप्पी नाउ? Sue is the glue that holds the group together. Through Sue, Reed learns that not every problem requires a solution, and acknowledging the problem is sometimes enough. Sue is there for Johnny when he is feeling down. She is not loud. She listens rather than speaks. Her presence is more often felt rather than explained, and that's what makes her the quintessential mother figure. जॉनी स्टॉर्म की बात की जाए तो ही इज द इम्पल्सिव यंगर ब्रदर हु वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। अब अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो ही इज सपोज टू बी अ वुमनाइजर, बट हियर नॉट सो मच। अब बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, पर देखिए, फर्स्टली समय बदल गया है, पॉलिटिकल करेक्टनेस इज द नॉर्म, और फिर मीटू एरा भी चल रहा है, तो आई अंडरस्टैंड द शिफ्ट। सेकेंडली, अरे भाई, गैलेक्टस सिर पे खड़ा है, किसके पास टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। अब एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जॉनी स्टॉर्म इंटेलिजेंट भी है और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबल भी है, बिकॉज गूगल ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी ये खुद अपने सिर पे लेते हैं, और उसी के चलते एंड में शलाबाल यानी सिल्वर सर्फर का हृदय परिवर्तन भी होता है। टुवर्ड्स द एंड ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर फ्रैंकलिन। दैट शोज मैच्योरिटी, एंड हिज बैंटर विद द ग्रुप, स्पेशली बेन, provides some much needed levity to the movie. अब विदाउट अ डाउट बेन का कैरेक्टर सबसे अंडर डेवलप्ड है, पर टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। द रीजन बीइंग द ओल्डर मूवीज, हिज कैरेक्टर कुड हैव बीन फ्लैश्ड आउट अ बिट मोर, बट इंस्टेड वी गेट एन एल्डर ब्रदर फिगर हु इज मोर अकिन टू सू स्टॉर्म्स कैरेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर सर्फर, शालाबाल। इनकी फीमेल कास्टिंग से ना मुझे मूवी देखने से पहले कोई प्रॉब्लम थी और ना बाद में। एक्चुअली शी इज स्ट्रॉन्ग, टेरिफाइंग एंड एम्पैथेटिक ऑल एट द सेम टाइम। कैरेक्टर्स के लिए रेस्टोरेंट और मेन्यू यही चूज करती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम भी वही बेन ग्रिम वाली है। आई नो मोर अबाउट हर बिकॉज ऑफ द ओल्डर मूवीज। इनकी बैक स्टोरी भी समझाई गई है इस मूवी में, बट ये सब इतनी जल्दी होता है कि इट डजंट लीव एनी इम्पैक्ट, एंड टुवर्ड्स द एंड इनका डिफेक्शन भी अचानक से आता है। सबको पता है कि ये होगा, बट स्टिल अगर जॉनी स्टॉर्म के साथ एक या दो सीन और शूट किए गए होते तो that would have been much better. Finally coming to the devourer of the worlds, Galactus. He is not merely a villain, but a godlike, majestic and a haunting cosmic presence. छोड़िए थैनोस को, he is inevitable and beyond emotions. अब वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पृथ्वी पर राज करना है, नहीं, यहाँ उसका डिनर रिजर्वेशन है। He maintains balance in the universe by consuming planets. और वो ये काम अब मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स से कर रहा है, बोर हो चुका है, सो ही वॉन्ट्स टू रिटायर। और जब उसे पता चलता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कैन टेक अप दैट मैंटल फ्रॉम हिम, सो ही गिव्स देम द अल्टीमेटम, आइदर सेव द किड और सेव द अर्थ। और यही चॉइस इस मूवी का इंजन है। व्हाट गैलेक्टस रियली रिप्रेजेंट्स इन द मूवी is a problem that doesn't really have a clear-cut answer, a choice that is very difficult to make. He's a force of nature that you cannot reason with or bargain with, and you just have to make peace with it. Screenplay काफी tight है और fast-paced भी, but not at the cost of its characters. The scenes are allowed to breathe whenever necessary, but at the same time, it's also obvious that much of the footage has been left on the editing floor, especially when it comes to Ben Grimm and Shala Bals. केवल 10 मिनट की एडिशनल फुटेज इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती थी। अब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सभी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वनेसा कर्बी इज द हार्ट ऑफ द मूवी, शी वॉज ग्रेट। सेकेंडली, जोसेफ क्विन। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट हैप्पी विद हिज कास्टिंग बिकॉज मैं आज भी क्रिस एवेंस के जॉनी स्टॉर्म का फैन हूँ, बट इन्होंने भी अपने काम को बखूबी से निभाया है। एबन मॉस बैकरैक एज बेन ग्रिम। अब देखिए, इन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। द प्रॉब्लम इज इन द वे हिज कैरेक्टर इज रिटन। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज द CGI एक्चुअली। अब ये हैं तो पत्थर के, पर पूरी मूवी में आप इनके फेशियल एक्सप्रेशंस आराम से समझ सकते थे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कास्टिंग, पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक। देखिए, इनके कैरेक्टर आर्क को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, अल्टीमेटम से पहले और अल्टीमेटम के बाद में। मुझे इनका अल्टीमेटम का बाद वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप इनकी झुंझलाहट देख सकते हैं जब इनके पास किसी भी सवाल के सभी जवाब मौजूद नहीं होते हैं, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब हियर। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया गया है। नाउ फुल कन्फेशन, जब तक म्यूजिक बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता है।
But here, the score is really, really great. The way the music rises along with the chorus, that is awesome. अब अगर negatives की बात की जाए तो let's talk about the action scenes or the lack of it, to be precise. अब इस साल जितनी भी कॉमिक बुक मूवीज आई हैं, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे थंडरबोल्ट्स या फैंटास्टिक फोर, इन तीनों में ही एक्शन बहुत कम था. केवल दो ही सीन्स हैं जिन्हें आप फुल ऑन एक्शन सीन्स कह सकते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. Look, I get it that beneath all the cosmic god-like figure, interstellar travels, and teleportation bridges, it's basically a grounded movie about a family trying to save their child. पर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये मूवीज कैजुअल फैंस भी देखते हैं एंड दे वांट एक्शन. आई थिंक दे शुड हैव स्टार्टेड द मूवी विद एन एक्शन सीन बिटवीन द फैंटास्टिक फोर एंड द मोल मैन. अब इससे दो चीजें अचीव हो सकती थी. फर्स्टली, आपको एक एडिशनल एक्शन सीन मिल जाता, एंड सेकेंडली, मोल मैन और रीड रिचर्ड्स के बीच में बनती नहीं है, आप ये भी इस्टेब्लिश कर सकते थे. एंड टुवर्ड्स द एंड जब इनका सेकेंड इंटरेक्शन होता है, दैट वुड हैव मेड मच मोर सेंस. नाउ इन इटसेल्फ द एक्शन सीन्स आरंट बैड आइदर, स्पेशली जब सिल्वर सर्फर स्पेस में फैंटास्टिक फोर का पीछा करती है. उसे देखकर मुझे बिल्कुल इंटरस्टेलर वाली वाइब्स आ रही थी. इट वॉज ग्रेट. अब अगर क्लाइमैक्स की बात की जाए तो बहुत से लोगों का कहना है कि गैलेक्टस वॉज नर्फ्ड, और कॉमिक्स की तरह ही रीड रिचर्ड्स को अल्टीमेट नलीफायर बनाना चाहिए था. पहले तो ये सही है, गैलेक्टस वॉज नर्फ्ड. और दूसरी बात, फिल्म और कॉमिक्स काफ़ी अलग मीडियम्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मीडियम के सभी आइडियाज़ दूसरे मीडियम में भी अच्छी तरह काम करें. दिस इज़ द मूवी दे वांटेड टू टेल, और किसी भी तरह का ड्यूस एक्स माकीना या मेगाफिन स्टोरी के ऊपर नहीं है. एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर रीड ने गैलेक्टस के अल्टीमेटम के बारे में आम पब्लिक को क्यों बताया. इज ही स्टूपिड और व्हाट? देखिए, मैं कॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, पर शायद कॉमिक्स बुक वाला रीड ऐसा नहीं करता. आई थिंक मार्वल प्लेड इट सेफ हियर बिकॉज द हीरोज आर सपोज टू बी प्योर एंड राइचियस. इट ऑल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट ऑल्सो रेज द स्टेक्स. ज़्यादा बेटर यही होता अगर हमें डार्कर शेड ऑफ रीड रिचर्ड्स भी देखने को मिलती, पर ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Now coming to the $1 million question, Superman or Fantastic Four? Well, for me, Fantastic Four, easily. The reason being, it's a pretty simple movie. The stakes are high, the villains are better, and the core conflict is much more relatable. All in all, The Fantastic Four First Steps is a great movie with a stellar cast, a story about a family, and a whole lot of heart. It's a must watch.